दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 364। 364 क्या बताता है? 364 बताता है महापत्तनों और विमानक क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध। जो हमारे देश में जो महापत्तन हैं यानी बंदरगाह हैं और विमान क्षेत्र यानी हवाई अड्डे, जो देश में हवाई अड्डे हैं और समुद्रों पर बने बंदरगाह हैं जिनमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, बंदरगाहों के सहारे उनकी बात की जा रही, विमानपत्रों और विमान क्षेत्रों की बात की जा रही है। उनके बारे में जो विशेष उपबंध हैं, विशेष उपबंध क्या है, उनके विशेष उपबंध है उसके बारे में ये अनुच्छेद बात करता है। चलिए पढ़ लेती हूँ उसको इंग्लिश में। 364 article says about the special provisions as to major ports and aerodromes. Special provisions as to major ports and aerodromes के बारे में। Number one, notwithstanding anything in this constitution, the President may by public notification direct that as from such date as may be specified in the notification. Number one, notwithstanding anything in this constitution, the President may by public notification direct that as from such date as may be specified in the notification. Number A, any law made by Parliament or by the legislature of a state shall not apply to any major ports or aerodrome or shall apply thereto subject to such exceptions or modifications as may be specified in the notification. Or Number A, any law made by Parliament or by the legislature of a state shall not apply to any major port or aerodrome or shall apply thereto subject to such exceptions or modification as may be specified in notification. Or B, any existing law shall cease to have effect in any major port or aerodrome except as respects things done or omitted to be done before the said date, or shall in its application to such port or aerodrome has effect subject to such exceptions or modifications as may be specified in the notifications. Number 2, in this article, number A, major port means a port declared to be a major port by or under any law. मेजर जो प्रमुख जो बंदरगाह हैं उनकी बात की जाती है, यानी उसका मतलब होता है डिक्लेरेशन होती है किसके द्वारा? अंडर एनी लॉ के द्वारा, तब जाके वो मेजर पोर्ट की कैटेगरीज में आते हैं। मेजर पोर्ट्स तो पार्लियामेंट उसके अंदर जो लॉ कानून बनाती है उसके तहत ही उनको बड़े प्रमुख बंदरगाह घोषित किया जाता है या उनको पहचान मिलती है, बात की जा रही है इसमें। Any existing law and includes all areas for the time being included within the limits of such port. Number B, aerodrome means aerodrome as defined for the purposes of the enactments relating to airways, aircrafts. Aerodromes means aerodromes means aerodromes as defined for the purposes of the enactments relating to airways, aircraft and air navigation. ये तीनों चीज़ें इसमें जो रिलेटेड जो इंक्लूडेड हैं या रिलेटेड हैं टू एयरवेज यानी एयरवेज, एयरक्राफ्ट्स एंड एयर नेविगेशन। तो अब मैं इसको हिंदी में पढ़ लेती हूँ। संविधान का अनुच्छेद 234 बताता है कि महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध।
नंबर 1 कि संविधान में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा, जो लोक अधिसूचना होती है, और पब्लिक नोटिफिकेशन राष्ट्रपति के द्वारा निकाला जाता है और उसके द्वारा ही निर्देश दिया जा सकेगा, यानी उसके द्वारा निर्देश दिए जाते हैं या दिया जा सकेगा कि ऐसी तारीख से जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, उस सूचना के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उनको विनिर्दिष्ट की जाए। नंबर का, संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई कोई विधि, संसद या राज्यों के जो विधानमंडलों द्वारा बनाई गई कोई विधि किसी महापत्तन या विमान क्षेत्र को लागू नहीं होगी, अथवा ऐसे अपवादों या उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होगी जो उस अधिसूचना में निर्दिष्ट किए जाएं। नंबर का, कोई विधान विधि किसी महापत्तन या विमान क्षेत्र में उन बातों के सिवाय प्रभावी नहीं रहेगी जिन्हें उक्त तारीख से पहले किया गया है या करने का लोभ किया गया है। ऐसे पत्तन या विमान क्षेत्र को लागू होने में ऐसे अपवादों या उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगी जो उस अधिसूचना में निर्दिष्ट किए जाएं। नंबर 2, इस अनुच्छेद में नंबर का, महापत्तन से ऐसा पत्तन अभिप्रेत है। अब ये महापत्तन का अर्थ समझ लीजिए, क्या है उसका मतलब। महापत्तन से ऐसा पत्तन अभिप्रेत है जिसे संसद के द्वारा बनाई गई किसी विधि या किसी विद्यमान विधि द्वारा या उसके अधीन महापत्तन घोषित किया गया है। यानी संसद के द्वारा बनाई गई किसी विधि या विद्यमान विधि द्वारा, ये जो कोई विद्यमान विधि है उसके द्वारा या उसके अधीन महापत्तन घोषित किया गया है, और इसके अंतर्गत ऐसे सभी क्षेत्र हैं जो उस समय ऐसे पत्तन की सीमाओं के भीतर हैं। ये सभी क्षेत्र आ जाएंगे जो उस पत्तन की सीमाओं के भीतर है। नंबर ख बताता है कि विमान क्षेत्र से वायु मार्गों और वायुयानों और विमान चालन से संबंधित अधिनियमितियों के प्रयोजनों के लिए तथा परिभाषित विमान क्षेत्र अभिप्रेत है। क्या कह रहा है खा? नंबर ख बताता है कि विमान क्षेत्र से वायु मार्ग, जो विमान क्षेत्र होते हैं उनसे जो वायु मार्गों और वायुयानों और विमान चालन से संबंधित अधिनियमितियां हैं उनके प्रयोजनों के लिए तथा यथा परिभाषित विमान क्षेत्र अभिप्रेत है। ये बात की जा रही है इसमें। अगला मैं कल पढ़ूंगी 365, संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उसको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ फेलियर टू कंप्लाई विद और टू गिव इफेक्ट टू डायरेक्शंस गिवन बाय द यूनियन। और अनुच्छेद 366 डेफिनेशंस को पढ़ूंगी। और तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज़, और संविधान को पढ़ते रहें अपने आप को मजबूत नागरिक बनाने के लिए। यदि आप संविधान को नहीं पढ़ेंगे और संविधान के बारे में क्या है उसको नहीं जानेंगे, तब तक आप सिविलाइज्ड नागरिक नहीं बन सकते हैं। तो संविधान को पढ़ें, विश्व के नागरिकों में आप लोगों की भी गिनती हो। मैं चाहती हूँ आपको पहचान मिले कि हम भारत के नागरिक हैं, और भारत के नागरिक बनने के लिए हमें संविधान पढ़ना होगा, तभी हम अच्छे नागरिक बन सकते हैं। अदरवाइज़ कितनी सारी मिस्टेक्स कर रहे हैं हमारे नागरिक होने के नाम पे। क्या करते हैं? धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, लड़ा रहे हैं, जाति के नाम पे लोगों का एक्सप्लॉयटेशन और एट्रोसिटीज़ करते हैं, दंगे फसाद, ये सब नहीं होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है सभी सभ्य नागरिक बन के अपने राष्ट्र का जो दायित्व है, कर्तव्य है, वो निभाएं, और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया भी चली रही है। कोई कहे कि राष्ट्र निर्माण हो गया, होने का मतलब होता है हमेशा राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो हमेशा जारी ही रहती है। कभी संपूर्ण राष्ट्र कभी नहीं बनता है।
जब तक इंसान सोचता है कि अभी इन सब चीज़ों को, जो भी एबिल्स हैं, ये भी डिमेरिट्स हैं, उनको हटा दिया, तब तक अन्य सारी समस्याएं, प्रॉब्लम्स, डिमेरिट्स और जो एबिल्स हैं वो पैदा हो जाती हैं, बुराइयां पैदा हो जाती हैं। जो भी सारी शॉर्ट कमिंग्स क्या हैं हमारे देश की, वो सब जुड़ी हुई होती हैं जनता के, नागरिकों से। लोकतंत्र में कुछ फॉल्ट्स आ जाते हैं। किसकी वजह से आते हैं? कुछ तो करप्टेड सरकारों की वजह से आ जाते हैं, या फिर करप्टेड जो पीपल्स हैं उनकी वजह से आ जाते हैं, करप्टेड नागरिक हैं जो सिटीजन्स, उनकी वजह से कुछ शॉर्ट कमिंग्स आती हैं। उनको कैसे सॉल्व करें, तो ये सब सारे चीज़ें हमें संविधान के अंदर ही मिलेंगी। उनको पढ़ें और राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया है, या अपना देश वैसे भी विकासशील देश में आता है, उसको अच्छे से विकासशील की श्रेणी से कैसे बाहर निकाल के विकसित देशों में लाया जाए, तो इस पर भी ध्यान देना है। अब वैसे भी हमारा देश कर्ज तले दबा हुआ है। इंटरनेशनल जो डेफिसिट्स हैं, यानी जो हमारा जो घाटा है, देश में कितना सारा कर्ज लिया जाता है हर साल सरकारों के द्वारा, तो उसी में हमारे नागरिक फंसे हुए हैं। उसके अलावा हमारे नागरिकों में जो यूनिटी नहीं है, ब्रदरहुड नहीं है, और इक्वलिटी, ब्रदरहुड, सोशल जस्टिस और फ्रेटर्निटी, ये सारे तत्व होते हुए भी हम लोग अपने अंदर आत्मसात नहीं करते हैं, ना ही हम उनके अकॉर्डिंग चलते हैं। उन तत्वों के द्वारा जो लोकतंत्र के मूल तत्व हैं, उनके तहत चलें, संविधान पढ़ें, अन्य चीज़ों को देखें, एनवायरनमेंट को शुद्ध रखें, और बस यही सारी चीज़ें हैं। थैंक यू। जय भीम, जय संविधान।